हैंसैक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि यूपीएस भी बेटर हो सकता है एनपीएस से? अगर अगर बेटर है तो फिर एम्प्लॉइज वगैरह चूज नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं यूपीएस को? क्या प्रॉब्लम है उसमें? अगर जानना चाहते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है उसमें, तो मैं पॉइंट वाइज पॉइंट में पूरा रिसर्च करके ही इसको सारी चीजें बताने वाला हूँ आपको। फुल वीडियो देखिएगा, कोई भी स्किप मत करिएगा क्योंकि बहुत चीजें आपको एनालिसिस वाइज बहुत चीजें आपको जानने वाला है आप। ठीक है? और आप अभी तक यूट्यूब में कोई ऐसे वीडियो नहीं है जिसमें इतना जाके एनालिसिस करके आपको कोई बता सकता है। तो फिर वीडियो को फुल देखिए और लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना तो जरूर ना भूलिए, ठीक है? सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट अगर कुछ भूल भी हो गया, कोई परवाह नहीं है। एनालिसिस है, रिसर्च कर रहे हैं तो भूल भी होगा। तो उसको करेक्ट करने के लिए आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? तो आप फुल वीडियो देखिए, ठीक है? कोई भी स्किप मत करिएगा उसको। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो 25 इयर्स ऑफ सर्विस है ना, यहाँ पे 25 इयर्स ऑफ सर्विस और वर्सेस 10 इयर्स ऑफ सर्विस। ये इसलिए लिखा हूँ क्योंकि 25 इयर्स ऑफ जो सर्विस है ना, उसको फुल सर्विस माना जाएगा। आपका पेंशन के लिए, फुल पेंशन के लिए मिनिमम सर्विस होना चाहिए और मिनिमम सर्विस आपका 10 इयर्स होना होना चाहिए जो कि मिनिमम पेंशन लेने के लिए, ठीक है? यहाँ पे पहले क्या प्रॉब्लम है यूपीएस में जानते हैं। इसमें पहले तो लॉन्ग पीरियड ऑफ सर्विस में बोला है जो कि 25 इयर्स एक बहुत बड़ा सर्विस होता है, ठीक है? और यहाँ पे जैसे कि एनपीएस में आपको अगर पेंशन लेना है ना, आपको अगर 3 साल के लिए आप सर्विस कर चुके हैं तो उसमें भी आप पेंशन के लिए एलिजिबिलिटी होते हैं। बट यूपीएस में 10 साल आपको चाहिए, मिनिमम 10 साल चाहिए आपको 10,000 पेंशन के लिए, ठीक है? और ओपीएस में क्या था कि 20 इयर्स ऑफ सर्विस था फुल पेंशन के लिए। बट यहाँ पे क्या है यूपीएस में कि 25 इयर्स सर्विस, मतलब ये बहुत ही ज्यादा सर्विस टाइम लिखे हैं, ठीक है? और यहाँ पे देखिए मैं ये एक चीज लिखा हूँ कि जो एम्प्लॉयज उइस है ना, यहाँ पे ये डिटरमाइन नहीं किया गया है। मतलब एम्प्लॉय जो उइस करता है कि भाई मैं अगर मुझे अच्छा नहीं लगता जॉब तो फिर मैं स्विच कर सकूंगा, प्राइवेट सेक्टर पर स्विच कर लूंगा। तो अगर आप मिडिल में इसमें सर्विस को स्विच कर लिए ना, तो फिर आपका क्या, आप तो 25 इयर्स तो रह नहीं पाए ना। तो फिर उसमें क्या, वही तो प्रोपोर्शनल टू वाइज में आपको पेंशन मिलेगा और फिर आप उस टाइम में तुरंत स्विच करेंगे, मतलब डिजाइन करेंगे या कुछ भी ऐसे चीज करेंगे जैसे कि आप जाके ज्वाइन कर सके। और उसमें तो आपको मिलने वाला नहीं है क्योंकि वो गवर्नमेंट तो ऐसे रूल बना के रखा है। तो यूपीएस में ये क्या है कि आपका जो जो माइंड है ना, आपको मतलब जो आपका जो विश है, आपका जो वांट है, उसको थोड़ा सा इसमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ठीक है? और ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप पेंशन के लिए आपको कंप्लीट बाउंड, आप बाउंड है, आपको गवर्नमेंट बोल रहा है कि आप कंप्लीट 25 इयर्स ऑफ सर्विस आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है? और यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कि आपने 10 साल, आपका मान लीजिए कि आपने ज्वाइन किया मान लीजिए 2025 में और आप 2035 में जाके आप रिटर्न होने वाले थे, अगर 10 साल का सर्विस मान लीजिए कोई कोर्ट केस के वजह से आप लेस देन 10 इयर्स आपका हो गया, मतलब 9th ईयर में भी आप रिटायर कर जाते हैं ना, मतलब 2034 में भी आप रिटायर कर जाते हैं ना, तो वो आपको भी नहीं मिलेगा। आपको कोई भी पेंशन नहीं मिलेगा। तो फिर सोचिए कि आप जो 10 इयर्स का जो पैसा जमा किए थे उसका क्या हुआ? वो भी क्या, कौन देगा उसको आपको, ठीक है? उसके लिए गवर्नमेंट कोई भी ऐसे क्लियर नहीं किया है अभी तक, ठीक है? हो सकता है कि आगे जाके क्लियर करे, आगे जाके दे, पर फिलहाल तो कुछ भी नहीं किया है ऐसे, ठीक है? ये तो फर्स्ट प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए अभी मिनिमम पेंशन जो है, एश्योर्ड मिनिमम पेंशन या एश्योर्ड पे आउट, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे क्या है कि मिनिमम पेंशन आपको 10,000 मिलेगा आपको, अगर मोर देन 10 इयर्स आप, अगर आफ्टर 10 इयर्स मिलेगा आपको, अगर बिलो 10 इयर्स हो गया तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, आप जैसे कि मैंने बोला गया। और ये फिर किस लिए मिलेगा, कि किस वजह से मिलेगा आपको, कुछ कंडीशन है। अगर आपने टाइमली पेमेंट कर दिए होंगे या फिर रेगुलर क्रेडिट कंट्रीब्यूशन जो है रेगुलर क्रेडिट हुआ होगा, अगर कुछ विड्रॉल नहीं हुआ होगा, उस केसेस में आपको मिल सकता है, ठीक है? अगर और एक चीज है, देखिए यहाँ पे क्या ड्रॉबैक्स है कि आप 10,000 आपको दे रहा है, ठीक है, आफ्टर 10 इयर्स दे रहा है, ठीक है? इसका कोई वैल्यूज है? 10 इयर्स के बाद कोई वैल्यूज है आपको? ठीक है? इवन ओनली अगर मान लीजिए कि एक माना जाए कि 4% एनुअल इंक्रीज, डीआर का एनुअल इंक्रीज 4% भी हुआ ना, तो भी उसका 4% मतलब कितना हुआ आपका? 4,000 रुपये। तो 4,000 रुपये टोटल 14,000 रुपये में आपका फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट जो है ना एम्प्लॉय का, वो मीट नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है? और ये मान लीजिए कि यहाँ पे एक अच्छा भी है कि जो लेस कॉर्पस वाले हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई 10,000 10,000 वाला, 10,000 इनकम, मतलब कोई लेवल 1 में है, मान लीजिए 18,000 इनकम कर रहा है, ठीक है? वो 10 साल तक नौकरी करा, 10 साल तक नौकरी करा, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा कम आया,
ठीक है। उसको कम आते 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 जो पेंशन बना ना वो 10,000 मान लीजिए नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आप 10 साल कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको जो मिनिमम पेंशन है वो 10,000 मिलेगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय का कॉर्पस थोड़ा हाई है या एनफ है, मतलब जो कि 10,000 पाने के लिए एनफ है, तो जो कि मतलब इसमें क्या है कि गवर्नमेंट को बर्डन भी नहीं पड़ा और वो भी वही सेम 10,000 मिलेगा उसको। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो लेस कॉर्पस रखने वाले हैं ना वो विनर यहाँ पे है। क्योंकि जो लेस कॉर्पस रखेंगे ना उसको गवर्नमेंट उसका कंट्रीब्यूशन करके उसको देगा 10,000, मिनिमम 10,000। बट जो 10,000 को पाने के लिए जो जितना कॉर्पस रखा उसको कोई गवर्नमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा ज्यादा। वो तो वही मिलेगा ना उसको, जितना रखा है उसको 10,000 रुपया मिलेगा। तो उसमें वो ये भी थोड़ा लोचा है उसमें, मैं जिसको मुझे ये चीजें मिला। यहाँ पे देखिए क्या है कि टैक्स बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। ये तीन नंबर पॉइंट है टैक्स बेनिफिट्स के बारे में जाने, जो कि गवर्नमेंट ने अभी तक क्लियर नहीं किया। बट उसको क्लियर क्लियर करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो गवर्नमेंट कैसे, आदमी कैसे चूज करेगा उसको। ठीक है। और अगर मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट ने अगर कोई बेनिफिट नहीं दिया, मान लीजिए अभी के लिए तो कोई डिक्लेयर नहीं किया और यहाँ पे नहीं दिया, और सबको लगेगा कि नहीं दिया इसमें मतलब टैक्स बेनिफिट नहीं है, ये टैक्स बेनिफिट है करके। ठीक है। तो अगर नहीं दिया तो फिर तो ये एक ब्लंडर बन जाएगा, क्योंकि ये इसको देना चाहिए। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई चूज कर लिया उसके बाद पता चला कि वो टैक्स बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा, तो फिर तो वो तो फंस गया ना बेचारा। अगर मान लीजिए कि टैक्स बेनिफिट्स हो, आपको मिल भी गया, तो फिर मान लीजिए गवर्नमेंट ने बोल दिया कि मान लीजिए कि ये एजुम्पशन है, ये आप गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं किया, मैं एक एजुम्पशन लेके चल रहा हूँ। ठीक है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आपको एम्प्लॉयज का 10% और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन का जो 18.5% है उसको, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। या फिर मान लीजिए गवर्नमेंट ने बोला कि एम्प्लॉयज का 10% देना नहीं पड़ेगा, बट गवर्नमेंट का 18.5% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कि 8.5% तो आपका पूल कॉर्पस जा रहा है और 10% ही आपको गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जा रहा है, तो उसमें कौन सा टैक्स देना पड़ेगा। तो ये एक, इसमें भी एक लोचा है। ठीक है। और यहाँ पे एक एनपीएस में क्या फैसिलिटी है, आपको जो टैक्स एग्जाम्पशन है ना, आपको लमसम विड्रॉल अगर आप 60% वापस करते हैं तो आपको टैक्स एग्जाम्पशन है उसके ऊपर। ठीक है। बट यूपीएस में आपको कोई भी टैक्स एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो मैंडेटरी नहीं है कि आपको निकालना पड़ेगा। आपका जरूरत है तो आप निकाल रहे हैं, तो उसको तो टैक्स देना पड़ेगा आपको। ठीक है। ये तो मैंडेटरी नहीं है ना आपको विड्रॉल के लिए 60%, आप तो 60%, यहाँ पे 60% विड्रॉल करेंगे तो उसका भी आपको मिनिमम जो एश्योर्ड पे आउट है उसमें से भी प्रोपोर्शनेट वे में कोई रिडक्शन होगा। तो आपका तो ये यहाँ पे भी तो एक लोचा है कि आपको कम हुआ फिर पेंशन आपका। ये लॉमसम पेमेंट के बारे में जानते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है। ये फोर्थ पॉइंट, इसमें भी एक प्रॉब्लम कैसे करके रखा है देखिए, कि अप टू 60% विड्रॉल आपको परमिट किया है, यूपीएस में भी आपको 60% विड्रॉल अप टू परमिट किया गया है। बट अगर परसेंटेज कुछ इंक्रीज करता है, जैसे कि मान लीजिए 10% से लेके 60% तक आपका अगर कुछ विड्रॉल करते हैं तो फिर आपको प्रोपोर्शनेट वे में आपको रिड्यूस हो जाएगा आपका मंथली जो एश्योर्ड पे आउट है। ये एक लोचा है। बट यहाँ पे क्या है कि एनपीएस में क्या आता है कि आप विड्रॉल कर सकते हैं अप टू 60% होल कॉर्पस। ठीक है। और 40% जो है वो एन्युटी में आपका जाएगा। ठीक है। वो जितना मिलेगा मिलेगा आपको। ठीक है। उसमें यूपीएस में क्या है, आपको एक अच्छा चीज है जो कि लमसम पेमेंट आपको दे रहा है, ये फिर आपका 10%, ओनली 10% ऑफ मंथली एनरोलमेंट, जो कि बेसिक पे प्लस डीए और एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, ये एक यहाँ पे अच्छा है जो कि लमसम पेमेंट दे रहा है। बट उसमें कोई लमसम पेमेंट नहीं मिल रहा है। बट यहाँ पे एक बेनिफिट है कि एनपीएस में एक बेनिफिट है कि आपको 10-14% आपको मिल रहा है, जो कि आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है देखिए, जो कि फैमिली पेंशन, अगर डेथ हो जाता है सब्सक्राइबर का तो फिर फैमिली पेंशन का क्या सिस्टम है। और यहाँ पे कैसे चिल्ड्रन को एक्सक्लूजन किया गया है उसके बारे में जानिए, बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है। यूपीएस में क्या हो रहा है, यूपीएस में प्रॉब्लम है कि जो स्पाउस है ना, मान लीजिए कि आपने रिटायर कर लिया तो आपको 50% पेंशन मिल गई, मान लीजिए 20,000 आप मिल रहा था आपको, तो फिर 20,000 का वो 60% आपको मिल गया, उनको भी मिल जाएगा। ठीक है। 60% जो मिलेगा उनको। बट एनपीएस में क्या हो रहा है, यहाँ पे ओनली 60% मिले। एनपीएस में क्या कर रहा है, अगर आपने एज पर एन्युटी जो प्लान है उसमें अगर ज्वाइंट लाइफ एन्युटी लिए हैं ना, तो फिर स्पाउस जो है ना, आप अगर डेथ हो जाता है, आपका सब्सक्राइबर का डेथ हो जाता है, तो फिर स्पाउस भी 100% जितना पेंशन उनको मिल रहा था इनको भी उतना पेंशन मिलेगा। तो पेंशन में कोई रिडक्शन नहीं होगा। तो और देखिए यूपीएस में क्या है कि ओनली लीगली वेडेड स्पाउस जो है ना वो पेंशन मिलेगा, जब तक वो जिंदा है तब तक वो मिलेगा। ठीक है। बट अगर मान लीजिए कि स्पाउस का डेथ हो जाता है, तो उस केसेस में क्या, वो जो साइकिल है ना वो पूरा स्टॉप हो जाता है।
ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है फिर चिल्ड्रन के लिए। और मान लीजिए कि मैं कंट्रीब्यूट किया था, मेरा पैसा 10% मैंने कंट्रीब्यूट किया था, फिर स्टॉप क्यों हो जाएगा? ओनली सब्सक्राइबर एंड स्पाउस, स्पाउस के बाद और क्या रहेगा फिर पैसे का? ठीक है। एनपीएस में क्या है, एनपीएस में एक अच्छा चीज है, जैसे कि वो चिल्ड्रन के लिए एक सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी लेके आया है। जैसे कि स्पाउस डेथ के बाद ऑल्सो चिल्ड्रन एसेस कर सकते हैं या फिर बेनिफिट ले सकते हैं, जो एन्युइटी अमाउंट है ना, उसको बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अमाउंट को कहाँ पे नहीं जाने वाला है, आपका चिल्ड्रन या फिर लीगल हेयर चाहे तो आपका पैसा विड्रॉल करके खर्चा कर सकते हैं। वो जो 60% विड्रॉल के थे वो तो खर्चा कर सकते हैं आपका अगर डेथ हो जाता है, और फिर चाहे तो आपका एन्युटी पैसा भी वो लोग बेनिफिट ले सकते हैं। यूपीएस में और एक लोचा देखिए, जो कि 6 नंबर पॉइंट है, जो कि नो पेंशन केसेस। मान लीजिए किस केसेस में आपको पेंशन नहीं मिलेगा, और जो पेंशन है ना, पेंशन आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है। ये दोनों का क्या केसेस रखा है यूपीएस में देखिए। अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय, मान लीजिए सुपर एन्युटी मतलब रिटायरमेंट हो रहा है, जो कि 10 ईयर्स का क्वालिफाइंग सर्विस नहीं किया है, तो फिर वो एलिजिबल नहीं है पेंशन के लिए। ये एक तो बेकार सिस्टम है भाई। इन केस ऑफ रिमूवल, अगर मान लीजिए कि आपको रिमूव कर दिया जाता है या फिर डिसमिस कर दिया जाता है सर्विस से, या फिर आप रेजिग्नेशन ले जाते हैं, उस केसेस में भी आप एलिजिबल नहीं है पेंशन के लिए। तो फिर आप भाई कंट्रीब्यूशन किस लिए कर रहे हैं? ठीक है। यूपीएस में ये एक लोचा है। ठीक है। अगर मान लीजिए आप वीआरएस ले लिए, भाई आपका सर्विस है, आप वीआरएस लेना चाहते हैं, मैं जॉब नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम है, तो आप वीआरएस लेना चाहते हैं, जो कि मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस, ऑलरेडी आप 25 साल सर्व कर चुके हैं। मान लीजिए कि आपने 50 साल, 25 साल आपका एज है, तो फिर आप 25 साल सर्व कर चुके हैं, मान लीजिए 50 साल हुआ। ठीक है। उसमें भी आपको पेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पेंशन तब मिलेगा आप जब 60 ईयर्स का हो जाओगे। ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है उसमें। ठीक है। आप अगर 25 साल के, 25 साल ना होके आप अगर मान लीजिए कि 35 ईयर्स का हैं, तो फिर 25 ईयर्स कंप्लीट कर लिए तो आपको 60 ईयर्स में मिल जाएगा। बट अगर आपने 30 ईयर्स का भी है ना, तो फिर 25 ईयर्स हुआ, दैट मीन्स आपको और 5 साल वेट करना पड़ेगा आपको पेंशन लेने के लिए। ये एक इसमें बहुत बड़ा ब्लंडर है भाई। यहाँ पे एक अच्छा चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो भी 7 नंबर पॉइंट है, जैसे कॉर्पस बेनिफिट एंड कंट्रीब्यूशन। कॉर्पस का क्या लोचा है, ये चीजें जान लेते हैं। ठीक है। इसमें क्या है कि यूपीएस में आपको पता है कि जो एम्प्लॉय का 10%, ओनली एम्प्लॉयर का 10%, ये 20% ही आपका जाके जमा होगा आपका इंडिविजुअल कॉर्पस में। जो 18.5% का लोचा है ना, उसमें क्या है कि वो जो रेस्ट 8.5% रहा ना, वो गवर्नमेंट का फुल कॉर्पस में जाके ये होगा, ज्वाइन होगा। ठीक है। आपका इंडिविजुअल कॉर्पस में नहीं आएगा ये। ठीक है। बट एनपीएस में क्या है, को एम्प्लॉय का 10% और एम्प्लॉय का 14%, ये आपका 25% हो रहा है, और वहां पे 10% हो रहा है। तो अगर मान लीजिए कि आप 20% मोर कॉर्पस आपका आएगा ना, अगर मान लीजिए यहाँ पे 24%, यहाँ पे 20% हो रहा है, तो फिर आपका जो कॉर्पस, टोटल कॉर्पस बनेगा, उसका 20% ज्यादा आएगा एनपीएस में ना, और आपका 4% मोर कंट्रीब्यूशन रहेगा। एनपीएस में 4% मोर कंट्रीब्यूशन भी रहेगा, और 25% मोर कॉर्पस भी आएगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। ठीक है। और मान लीजिए कि आपका पे कमीशन वृद्धि हो गया, मान लीजिए कि आपका 7 पे कमीशन के बाद 8 पे, 9 पे, ये ऐसे ऐसे आ गया। उस केसेस में क्या आ गया, आपका बेसिक पे बढ़ेगा, बेसिक पे, और डीए भी आएगा, थोड़ा थोड़ा करके डीए भी आएगा। उस टाइम जो कंट्रीब्यूशन आपका अगर मान लीजिए ज्यादा गया, बहुत ज्यादा गया, और आपका स्टॉक मार्केट भी बहुत अच्छा चला, तो उस केसेस में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है। यूपीएस में नहीं मिल सकता है फ्यूचर में, क्योंकि वो तो जितना भी बढ़ेगा, अगर बहुत अच्छा भी बढ़ा ना, तो फिर वो गवर्नमेंट ही उसको लेने वाला है, मतलब लेने वाला नहीं है, आपको देने वाला है, बट आपका कोई इतना बेनिफिट नहीं होगा उसमें। ठीक है। और लॉन्गर अगर सर्विस है आपका, मान लीजिए 35 ईयर्स का आपका सर्विस है, तो उसमें आप यूपीएस किस वजह से लेंगे? आपको तो चाहिए, आपको थोड़ा, आप अगर रिस्क बियरिंग एबिलिटी है, तो फिर आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक में मतलब आपका एनपीएस में इन्वेस्ट करके रह सकते हैं। बट ये आपका चॉइस है, मैं आपको एक एज्यूमशन दे रहा हूँ आपको, जो कि प्रोबेबिलिटी, जो कि ये हो सकता है ऐसे ऐसे। जो कि लास्ट इशू है ये, कि फ्लक्चुएशन ऑफ स्टॉक मार्केट्स। ठीक है। यहाँ पे एक चीज डिस्कस कर लेते हैं, कि जैसे कि हम लोगों ने देखे हैं कि कोविड-19 भी आ गया, रूसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट भी आ गया, ईरान इजराइल यूएस का रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट है, और इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है। इस केसेस में हम लोगों ने देखे हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश भी हो गया है, बहुत चीज में स्टॉक मार्केट बहुत डाउन भी चल रहा था, बहुत दिनों तक डाउन चल रहा था, उसके बाद जाके ग्रो किया, उसके बाद ग्रो करने वाला था या कर रहा था, उसके बाद फिर से ईरान इजराइल का युद्ध हो गया। तो उस चीज में क्या है कि मतलब आपको किसी ना किसी चीज में आपको शेयर मार्केट फॉल होता हुआ देख भी रहा है, और बढ़ता हुआ दिख भी रहा है। उस केसेस में हम लोग जो प्रोजेक्ट किए हैं अमाउंट, की प्रोजेक्टेड अमाउंट इतना आएगा, इतना करके हम यूपीएस चूज नहीं करेंगे, एनपीएस चूज करेंगे, उस केसेस में ये सेम नहीं हो सकता है।
नहीं हो भी सकता है, इससे ज्यादा भी जा सकता है, वो नहीं भी जा सकता है। बट ये तो ये एक प्रोबेबिलिटी है ना, तो आप प्रोबेबिलिटी के लेके तो फाइनेंशियली आप ये नहीं कर सकते। बट आप अगर रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो फिर आपको तो चूज करना चाहिए चीजें, जो भी आपको एनपीएस चूज करना है या यूपीएस चूज करना है। बट अगर आपने इस रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हो सकता है कि स्टॉक मार्केट गिर जाए आगे जाके, तो फिर आपको तो यूपीएस लेना चाहिए। क्योंकि आप इस चीज में ना आपको पूरा ड्रॉबैक्स मैंने बता दिया भाई। ठीक है, आप लोग अभी देख लो क्या करना है, आपको क्या चूज करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा ना तो भी लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना तो जरूर ना भूलिए, क्योंकि आपको लाइक करना है। लाइक करेंगे तब जाके मेरा वीडियो जाके आप आपके आपके तब आपके पास पहुंचेगा, बहुत लोग देखेंगे, और फिर आप किसी का तो भला होगा। तो इस चीज तो कर सकते हैं, आप शेयर तो कर सकते हैं, और कमेंट तो जरूर करिए। कमेंट कोई मेरा गलती भी हो कोई बात नहीं है, आप कमेंट करिए। और किसी ने तो कमेंट से तो आपको और किसी को तो सीखने मिलेगा एटलीस्ट। तो चलिए गाइज, अगर अच्छा लगा तो फिर लाइक कर दीजिए जरूर।